हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सर्वज्ञ क्लासेस में। आज की वीडियो यूपीएससी पैट परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखकर जो हमारे द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज है उसी का एक हिस्सा है। भारतीय संविधान जो 5 अंकों का यूपीएससी पैट परीक्षा में निर्धारित है उसी में एक टॉपिक लगा हुआ है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। उसी टॉपिक को कवर करने के लिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं। महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संकलन यहाँ पर है और इन प्रश्नों के बिना ऐसा समझ लीजिए कि काम चलने वाला नहीं है, तो यह प्रश्न आपको करने ही होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 1 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ए उच्चतम न्यायालय में, बी जिला न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय में, डी ए तथा बी दोनों में। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूछा है कार्यकारी न्यायाधीश, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट में की जाती है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, जबकि अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एडहोक यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश, तो यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कार्यकारी न्यायाधीश, इसलिए आंसर सही होगा आंसर सी उच्च न्यायालय। कार्यकारी न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय में होते हैं, जबकि तदर्थ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। प्रश्न नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में यहाँ से पूछा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से अनुच्छेद 202(3) के अनुसार आर्टिकल नंबर 2023 के अनुसार राज्य की समेकित निधि को यहाँ पर हम एक और शब्द से पहचान सकते हैं जिसको कहा जाता है संचित निधि। तो राज्य की संचित निधि से ही किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है। यहाँ पेंशन की बात पूछी है, इससे पहले वेतन और भत्तों की बात की गई थी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि से दी जाती है, इसलिए यहाँ पर आंसर सही होगा भारत की संचित निधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते उस राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं जिस राज्य में उनकी नियुक्ति है, किंतु सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और वह जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है, नहीं है। तो जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है वह उच्च न्यायालय का नहीं होता है। परामर्शी क्षेत्राधिकार की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यह उच्च न्यायालयों को नहीं है, जबकि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार ये हाई कोर्ट्स को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो यहाँ पर रिट के बारे में बात की गई है, याचिका के बारे में, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम जानते हैं जो 5 प्रकार के रिट हैं उनमें से उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध, ये दोनों ही रिट, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही रिट न्यायिक रिट मानी जाती हैं, यानी कि ये केवल उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों ही न्यायिक रिट का रूप हैं। इस प्रकार इसका आंसर सही होगा उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परमादेश जारी करने की
शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय का जिक्र है यहाँ। उच्च न्यायालय संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय के संदर्भ में आर्टिकल नंबर 226 के तहत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, इन तीनों पर ही परमादेश रिट जारी की जा सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही परमादेश रिट जारी की जा सकती है। यानी रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के पास अधिक क्षेत्रों में है। इस प्रश्न से स्पष्ट है बात। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को सभी क्षेत्रों में, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? अर्थात एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वह किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा, यानी किसको सौंपेगा? तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर राष्ट्रपति जी को वह अपना त्यागपत्र सौंपेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल को नहीं देते हैं अपना त्यागपत्र, वह राष्ट्रपति जी को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्घाटन किस स्थिति में हुआ? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस स्थिति में हुआ? यहाँ उद्घाटन शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो हम जानते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की तिथि आप नोट कर लें। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। इसलिए यहाँ पर आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ उद्घाटन पूछा है तो 28 जनवरी 1950 आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जिक्र हुआ है। उच्चतम न्यायालय में यदि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो वह बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? वह बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है, ना राष्ट्रपति जी के, ना मुख्य न्यायमूर्ति के, ना विधि आयोग के। और यह शक्ति जो मिली हुई है संसद को वो आर्टिकल 124 के तहत मिली हुई है। आर्टिकल 124। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान है वर्तमान स्वीकृत संख्या 2019 में बढ़ाई गई थी और यह 30 से बढ़ाकर कर दी गई थी 33। इस प्रकार इस समय 33 और प्लस 1 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कुल संख्या 34 बनती है और इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा डी 34। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 34 है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है किसको लिखकर? अभी हमने पीछे पढ़ा था हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दिखेंगे और वहां लिखा था राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ए, मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार, बी, राष्ट्रपति द्वारा, सी, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, और डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सीधे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया इस प्रकार से गुजरती है कि संसद पहले प्रस्ताव पास करती है, फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आंसर सही होगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो राष्ट्रपति को न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है, यह आर्टिकल 1245 में लिखी गई है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है बहुमत से। उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और तब पारित होने के बाद न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यहाँ एक शब्द अधिकांश से हमें भ्रमित कर देता है और वह है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति जी के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ
जो उच्च न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वहाँ उसके लिए हटाना ही शब्द प्रयोग हुआ है, हटाने के लिए, वहाँ पर महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग, विधि आयोग, संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है और संसद को यह अधिकार आर्टिकल 125(1)(1)(1)(1) के तहत दिया गया है, आर्टिकल 125(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, सैकड़ों मार्क परीक्षा में आ चुका है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? और बहुत ही फेमस वाद है केशवानंद भारती वाद। 1973 का एक ऐतिहासिक निर्णय है केशवानंद भारती वाद में, जिसके बाद एक बहुत लंबी जो संघर्ष चल रहा था व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच, उसका पटापेक्ष हुआ और केशवानंद भारती वाद जो भारतीय संविधान के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी पीठ बैठी 13 सदस्य पीठ, उसने निर्णय दिया और उसी निर्णय में संविधान के मूलभूत ढांचे का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसलिए आंसर सही होगा केशवानंद भारती वाद। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है, अभी पीछे प्रश्न में हमने पढ़ा था, पहले इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट हमने किए थे। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने अमेरिका से ली है। और इस शक्ति का प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया जाता है? ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, समस्त न्यायालयों के द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आंसर सही होगा बी। थोड़ी सी बात यहाँ स्पष्ट करता चलूँ, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय की पहले बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 तथा आर्टिकल 136 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। जबकि उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय वह आर्टिकल 226 तथा आर्टिकल 227 के तहत अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। हाई कोर्ट करते हैं आर्टिकल 226 और 227, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13, 32 तथा 136 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार पूछा गया है। व्याख्या करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति जी को, अटॉर्नी जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करता है कि संविधान क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो संरक्षक वही है जो संविधान की व्याख्या करता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो PIL भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जारी प्रस्तुत की जा सकती है। जनहित याचिका भारत में शुरू करने का श्रेय, ये बहुत फेमस PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती, जिनका नाम जनहित याचिका में भारत में जनहित याचिका शुरू करने को लेकर है, और न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर, ये दो न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत में जनहित याचिका को आरंभ करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिकाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक किसी को एडवोकेट होना चाहिए, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के नियुक्त होने की पात्र बन जाता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की पात्रता की शर्तों में यह शामिल है कि वह कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हों।
लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पूछा जा रहा है कि वह वकालत कहाँ कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, उन्हें घर बैठना होगा, या फिर भारत सरकार के द्वारा उन्हें किसी पद पर यदि बैठाया जाता है तब अलग है, लेकिन वह किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जबकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के, वह सुप्रीम कोर्ट में या उस कोर्ट में जिस कोर्ट में वो जज ना रहे हों वहां पर वकालत कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद कहीं भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय में या उस न्यायालय में जिसमें वह न्यायाधीश न रहे हों कार्य कर सकते हैं। साथियों, आज के 20 प्रश्न थे, आशा आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और परीक्षा में आपके लिए बहुत अधिक अंकों में सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद।